हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक ऐसे राइटर की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने ब्रिटिश सोसाइटी को मिरर की तरह दिखाया, जिसने कोर्ट रूम से लेकर ड्राइंग रूम तक इनजस्टिस को एक्सपोज किया है। ये थे नोबेल प्राइज विनर जॉन गाल्सवर्दी, जिनकी कलम ने लिखा था द फोर साइड सागा और कोर्ट रूम ड्रामा जस्टिस। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे राइटर के लिए जिनका पेन था सोसाइटी का कंसाइंस। तो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए गर्ल्स होदी के मेजर प्लेस, थीम्स और वन लाइनर फैक्ट्स सब कुछ एक जगह मिलेंगे सिर्फ रुद्रा क्लासेस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। Galsworthy met him in 1893 and formed a lifelong friendship. ये कौन थे? He was Joseph Conrad। 1893 में गाल्सवर्दी की मुलाकात जो है जोसेफ कॉनरेड से हुई और दोनों के बीच जो है लाइफ लॉन्ग लिटरेरी फ्रेंडशिप बनी रही है। और ये दोस्ती उनके म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सी एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। ठीक, कैसी फ्रेंडशिप थी? लिटरेरी फ्रेंडशिप थी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड थी। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गाल्सवर्दी From the Four Winds 1893 published under a pen name Johnson John। 1897 में गाल्सवर्दी ने अपनी पहली किताब फ्रॉम द फोर विंड्स जो है छद्म नेम मतलब शिडनम नेम जो होता है जॉनसन जॉन से छपवाई थी। बाद में उन्होंने अपना रियल नेम इस्तेमाल करना शुरू किया था, लेकिन इस वर्क्स में तो जॉनसन जॉन ही था। Galsworthy's first novel published in 1899 वो क्या था? जॉयसलिन, but written under the name E.A. एडवर्ड एल्बर्ट। ठीक, गाल्सवर्दी की पहली नोवेल जॉयसलिन थी जो 1899 में छपी। इसे इन्होंने एडवर्ड एल्बर्ट के नाम से लिखा था। शुरुआत में अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखते थे वो। I read in a various chambers, practiced almost not at all, and dislike my professions thoroughly। ये गाल्सवर्दी का ही स्टेटमेंट है। ये कोट उन्होंने खुद कहा था और उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी लेकिन प्रैक्टिस जो है बिल्कुल नहीं की और लीगल प्रोफेशन को खुलकर नापसंद बताया। Burn it and you will oblige me। Galsworthy said this about From the Four Winds। ठीक, किसके लिए उन्होंने कहा था? From the Four Winds। Burn it and you will oblige me। गाल्सवर्दी अपनी पहली किताब जो फर्स्ट बुक थी फ्रॉम द फोर विंड्स से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा जला दो तो आसान होगा, यानी उसे इमेच्योर मानते थे वो। द फर्स्ट नोवेल दैट अर्न गाल्सवर्दी रिकग्निशन द आइलैंड फेरेसिस। ये जो आइलैंड फेरेसिस था ये फर्स्ट एक ऐसा नोवेल था जो उन्हें एक पहचान दिलाता है, रिकग्निशंस। ठीक, नोवेलिस्ट के रूप में गाल्सवर्दी को सबसे पहले पहचान दिलाने वाली नोवेल थी द आइलैंड फेरेसिस 1904 में, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सोसाइटी के सुपरफिशियल मोरालिटी को एक्सपोज किया है। ठीक, The Island Pharisees shows how the rich rule over and exploit the poor class। ठीक, The Island Pharisees क्या शो करता है कि how the rich rule over and exploit the poor class। इस नोवेल में गाल्सवर्दी ने दिखाया कि कैसे अपर क्लास गरीबों पर राज करते हैं और उन्हीं के श्रम पर ऐश करते हैं। एकदम बोल्ड सोशल क्रिटिसिज्म था ये। ठीक, The play that made Galsworthy famous as a dramatist वो था The Silver Box 1906। The Silver Box
गाल्सवर्दी का पहला मेजर सक्सेसफुल प्ले था द सिल्वर बॉक्स, जिसमें जस्टिस सिस्टम की इनइक्वालिटी को शार्पली दिखाया गया है। गरीब के लिए सजा, अमीर के लिए छूट। ठीक। Galsworthy reputation as a novelist got firmly established through the Four-Side Saga. ठीक। Galsworthy's reputation as a novelist got firmly established through the Four-Side Saga. नोवेल राइटिंग में गाल्सवर्दी को सच्ची लिटरेरी पहचान द फोर साइड सागा से मिली। एक फुल फैमिली क्रॉनिकल जिसमें ग्रीड, प्रॉपर्टी और ब्रोकन रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया। ठीक। Galsworthy's reputation as a novelist got firmly established through the Four-Side Saga। ठीक। नोवेल राइटिंग में गाल्सवर्दी को सच्ची लिटरेरी पहचान जो है द फोर साइड सागा से ही मिली थी। एक ये फुल फैमिली क्रॉनिकल थी जिसमें ग्रीड था और प्रॉपर्टी और ब्रोकन रिलेशनशिप का एक एक्सप्लोर था। ठीक। इसको एक्सप्लोर किया गया था। The Four-Side Saga includes 3 novels, 2 interludes। और वो 3 novels कौन कौन से थे? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में आई थी, एक नोवेल था। इन ए चैंसरी 1920 में आई थी, ये एक नोवेल था। और टूलेट 1921 में, ये तीनों क्या थे? नोवेल थे। और इंटरल्यूड क्या क्या थे? इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, ये इंटरल्यूड था। अवेकिंग, ये दोनों इंटरल्यूड्स थे। इस सागा में पूरी जनरेशन की एक इमोशनल और मटेरियल जर्नी को दिखाया गया है। विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी शोज जस्टिस सिस्टम की फेल्योर और लोगों की अलग अलग रिएक्शंस टुवर्ड्स एक भगोड़ा प्रिजनर्स। ठीक। ये थी स्केप। गाल्सवर्दी का प्ले स्केप बताता है कि कैसे जस्टिस सिस्टम कमजोर है। ठीक। और हर वर्ग के लोग स्केप्ड कन्विक्ट के लिए अलग अलग सोच रखते हैं। कोई मदद करता है तो कोई घृणा करता है। Which play shows how modern media converts personal grief into public drama? The Show। द शो में गाल्सवर्दी ने दिखाया कि पर्सनल ट्रेजेडी कैसे मीडिया की वजह से एक तमाशा बन जाती है। प्योर इमोशनल पेन को भी लोग गॉसिप बना देते हैं। द शो में गाल्सवर्दी ने दिखाया कि पर्सनल ट्रेजेडी कैसे मीडिया की वजह से एक तमाशा बन जाती है। प्योर इमोशनल पेन को भी लोग गॉसिप बना देते हैं। ठीक। विच प्ले प्रेजेंट्स डिफरेंट लाइफ स्टोरीज कन्वर्जिंग इनसाइड अ होटल। द रूफ। ठीक। द रूफ एक होटल में चल रही अलग अलग कहानियां और करेक्टर्स की कॉन्ट्रास्टिंग फेट को दिखाता है। एक ही छत के नीचे हर दिल की अपनी कहानी। ठीक। लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ये लाइन जो है गाल्सवर्दी की है। गाल्सवर्दी का मानना था कि सच्चा साहित्य अपने आप में एक इनाम होता है, न पैसे की चाह न फेम की भूख। गाल्सवर्दी के पिता की मृत्यु का साल 1904 और द आइलैंड फेरेसिस की पब्लिकेशन का भी साल था। ठीक। मतलब इसी साल द आइलैंड फेरेसिस और गाल्सवर्दी के पिता की डेथ हुई थी। और गाल्सवर्दी के लिए जो था 1904 जो है बहुत ही पर्सनल और प्रोफेशनल टर्निंग पॉइंट था। ठीक। उसी साल उन्होंने अपने पिता को खोया और उसी साल द आइलैंड फेरेसिस भी छपी थी। ठीक। A major turning point in Galsworthy's life, publication of The Man of Property 1906। जब 1906 में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी छपा तो गाल्सवर्दी की जिंदगी बदल गई। ये उनकी फोर साइड सागा की पहली कड़ी थी और यहीं से उन्होंने एक सीरियस नोवेलिस्ट माना जाने लगा।
In 1921, Galsworthy became president of the PEN Club London. ठीक, in 1921, Galsworthy became president of the PEN Club London. 1921 में गाल्सवर्दी को लंदन के पीएन क्लब का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। यह क्लब राइटर्स की फ्रीडम और लिटरेचर के ग्लोबल कनेक्शंस के लिए बना था। What a national honor was given to Galsworthy in 1929 Order of Merit. 1929 में गाल्सवर्दी को ब्रिटेन का हाईएस्ट सिविलियन लिटरेरी ऑनर ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला। यह सिर्फ चुनिंदा इंटेलेक्चुअल्स को दिया जाता था। Galsworthy's first performed play The Silver Box 1906। गाल्सवर्दी का पहला स्टेज पर चलाया गया प्ले था द सिल्वर बॉक्स, जिसमें जस्टिस सिस्टम की हाइपोक्रेसी को शार्पली दिखाया गया। विच प्ले शोज की कानून कैसे गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग होता है। द सिल्वर बॉक्स है ये, ठीक। द सिल्वर बॉक्स में गाल्सवर्दी ने शार्पली दिखाया है कि एक ही क्राइम पर रिच बच जाता है और पुअर को सजा मिलती है। ये प्ले ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम की क्लास बायस को बेनकाब करता है। विच प्ले शो द लेबर स्ट्राइक एट ट्रेनार्था टिन प्लेट वर्क्स। ये थी स्ट्राइफ। स्ट्राइफ में एक जबरदस्त वर्कर स्ट्राइक दिखाया गया है जो ट्रेनार्था टिन प्लेट वर्क्स में होता है। मजदूरों और मालिकों के बीच एक तीखा क्लास कॉन्फ्लिक्ट। Who is the leader of the laborers in a strife? डेविड रॉबर्ट्स। स्ट्राइफ प्ले में मजदूरों का अनकम्प्रोमाइजिंग लीडर जो था वो डेविड रॉबर्ट्स है, जो मालिकों से सीधा टकराव करता है और समझौते के खिलाफ है। विच प्ले शोज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड अनकल्चर्ड रिच क्लास? द स्किन गेम, ठीक। Which play shows conflict between old aristocracy and uncultured rich class? ये था द स्किन गेम। द स्किन गेम में पुरानी नोबिलिटी को नए अनकल्चर्ड धनिक वर्ग के बीच टकराव होता है। यह क्लासेस और सोशल हाइपोक्रेसी को उजागर करता है। Who is the central suffering character in Justice? फ्लैडर। जस्टिस का हीरो फ्लैडर है, जो छोटी सी फॉर्जरी के लिए जेल जाता है। वहां की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उसकी मानसिक हालत बिगड़ जाती है। एक इमोशनल सोशल ट्रेजेडी है। विच प्ले पावरफुली क्रिटिसाइज द लीगल सिस्टम एंड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? जस्टिस। जस्टिस एक दमदार सोशल ट्रेजेडी है जिसमें गाल्सवर्दी ने इंग्लिश जुडिशरी के बेरुखी को एक्सपोज किया, फ्लैडर जैसे यूथ की जिंदगी बर्बाद की। Who suffers solitary confinement and mental breakdown in a justice? फ्लैडर। फ्लैडर की मानसिक हालत जेल की तन्हाई और कठोर सजा से खराब हो जाती है। ये उस जस्टिस सिस्टम पर गहरा प्रहार है जो सुधार नहीं सिर्फ सजा देता है, ठीक। In which play do we see capitalist Jack Barthwick and poor John's clashing? The Silver Box। ये क्या था? The Silver Box। The Silver Box में कैपिटलिस्ट जैक बार्थविक और गरीब जॉन्स की कहानी है, ठीक। दोनों एक जैसी गलती करते हैं, लेकिन सिस्टम जो है सिर्फ गरीब को सजा देता है। ये चीज तो अब भी समाज में दिखती है। Which play shows the inner growth of an adolescent girl into a woman? जॉय। गाल्सवर्दी का प्ले जॉय एक यंग लड़की की कहानी है, कैसे इमोशनल स्ट्रगल से वो
गर्लहुड से वुमेनहुड तक सफर तय करती है। ठीक। गाल्सवर्दी का प्ले जॉय एक यंग लड़की की कहानी है, कैसे इमोशनल स्ट्रगल से वो गर्लहुड से वुमेनहुड तक सफर तय करती है। विच गाल्सवर्दीज प्ले हाईलाइट्स क्लास प्रेजुडिस अगेंस्ट द मैरिज ऑफ Bernard's son with a servant maid, the eldest son. The eldest son में इंग्लिश अपर क्लास फैमिली अपने बेटे की शादी एक नौकरानी से करने पर अपोज करती है। ठीक। Which Galsworthy's play highlights class prejudice against the marriage of Bernard's sons with a servant maid, the eldest son. The eldest son में इंग्लिश अपर क्लास फैमिली अपने बेटे की शादी एक नौकरानी से करने पर अपोज करती है। ये प्ले ब्रिटिश क्लास कॉन्शियस सोसाइटी की सच्चाई को उजागर करता है। The heroes of Galsworthy's drama are unseen forces of modern life, जिनके सामने इंसान बेबस हो जाता है। ये कमेंट किसका है? लेडी ग्रेगरी। ये लाइन लेडी ग्रेगरी की ऑब्जर्वेशन है और गाल्सवर्दी के प्लेज में असली विलेन कोई व्यक्ति नहीं बल्कि मॉडर्न सोशल फोर्सेस होती हैं जो इंसान को तोड़ देती हैं। In the play Joy, who is the girl senior by 3 years to Dick Marton? Joy herself. गाल्सवर्दी के प्ले में जॉय में सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर जॉय ही होती है, जो डिक मैर्टॉन से उम्र में 3 साल बड़ी होती है, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी और लव स्टोरी के साथ कैरेक्टर ग्रो करती है। ठीक। गाल्सवर्दी के प्ले जॉय में सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर्स जॉय होती है, जो डिक मैटॉन से उम्र में 3 साल बड़ी होती है, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी और लव स्टोरी के साथ कैरेक्टर ग्रो करती है। कर्नल होप अपीयर्स इन विच प्ले? जॉय। जॉय प्ले में कर्नल होप एक एल्डरली कैरेक्टर है जो ट्रेडिशंस और फैमिली वैल्यूज को सिंबलाइज करता है, लेकिन जॉय की पर्सनल फ्रीडम की समझ उससे दूर रहती है। Builder is an unimaginative, hot-tempered man. In which play does he appears? The Fugitive. गाल्सवर्दी के प्ले द फ्यूजिटिव में जॉन बिल्डर एक गुस्सैल और संकीर्ण सोच वाला इंसान है जो अपनी वाइफ की भावनाओं को समझने में असफल रहता है। यह प्ले वुमेन्स फ्रीडम पर सेंटर्ड है। In the silver box, Jack Bathwick steals a woman's sky blue velvet purse while John steals a silver cigarette box. The silver box में रिच मैन सन्स जैक बाथविक जो है चुपके से एक महिला का पर्स चुरा लेता है और गरीब जॉन्स चोरी करता है सिल्वर बॉक्स, मगर सिस्टम सिर्फ गरीब को सजा देता है। Who is the police inspector in the silver box? Inspector Snow. The silver box में कानून का प्रतिनिधित्व करता है इंस्पेक्टर स्नो, जो दिखाता है कि लीगल सिस्टम अमीरों के लिए सॉफ्ट और गरीबों के लिए हार्श है। In which Galsworthy play does the character when appear the pigeon? ठीक। वेन जो है अपीयर करता है द पिजन में। द पिजन एक फिलोसफिकल प्ले है, ठीक, जिसमें करेक्टर वेन जैसे लोग होमलेसनेस और ह्यूमन काइंडनेस के थीम को सामने लाते हैं। ये प्ले गाल्सवर्दी के सोशल कंसर्न्स को दर्शाता है। Why don't you recognize once and for all that these people are men like you? Motor and कैंपेनेज 8 कोर्स डिनर्स। ये लाइंस किसने कही? हार्सनेस इन अ स्ट्राइफ। स्ट्राइफ प्ले में हार्सनेस एक मीडिएटर के रूप में ये लाइंस बोलता है। वो मालिकों को याद दिला रहा है कि मजदूर भी इंसान हैं, उन्हें भी अच्छी जिंदगी का हक है जैसे रिच एंजॉय करते हैं।
ये may break the body but ये cannot break the spirit. Get back to London, the man have nothing for ये कौन कहता है? डेविड रॉबर्ट्स इन a strife. ये फेरी डायलॉग डेविड रॉबर्ट्स का है। वो वर्कर्स के अनब्रेकेबल स्पिरिट को वॉइस दे रहा है। ये मीडिएटर को लौटा रहा है कि मजदूर अब झुकने वाले नहीं हैं। Maybe your good up in London has no time to listen to the working man. ये कौन कहता है? रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ। इस डायलॉग में रॉबर्ट सरकास्टिकली कहता है कि अमीर का गॉड भी शायद गरीब की सुनता नहीं। एक ऐसे सिस्टम पर करारा व्यंग है जो सिर्फ रिच के हित में काम करता है। राइटिंग एंड वेटिंग, दैट्स व्हाट अ वुमन हैज टू डू। ये किसका डायलॉग है? मैडेज इन ए स्ट्राइफ। ठीक, मैडेज इन ए स्ट्राइफ। ये डायलॉग मैडेज का है, जो रॉबर्ट्स की वाइफ है। वो एक वर्किंग क्लास वुमेन की रियलिटी को दिखा रही है। एक औरत को हमेशा इंतजार ही करना पड़ता है, चाहे वो पीस का हो या किसी रेजोल्यूशंस का है। वेटिंग एंड वेटिंग, दैट्स व्हाट अ वुमन हैज टू डू। ठीक, ये किसका डायलॉग है? मैडेज इन ए स्ट्राइफ। तो क्या कहती है? ये डायलॉग जो है मैडेज का है, जो कि रॉबर्ट्स की वाइफ है, डेविड रॉबर्ट्स। ठीक, वो एक वर्किंग क्लास वुमेन की रियलिटी को दिखा रही है। एक औरत हमेशा इंतजार ही करना पड़ता है, चाहे वो पीस का हो या किसी रेजोल्यूशंस का। दैट्स अ कैपिटल, अ वाइट फेस स्टोनी हेटेड मॉन्स्टर। ये कौन बोलता है? रॉबर्ट्स इन ए स्ट्राइफ। रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ में क्या बोलता है? दैट्स अ कैपिटल, अ वाइट फेस्ड स्टोनी हेटेड मॉन्स्टर। ये कौन बोलता है? रॉबर्ट्स। ये डायलॉग डेविड रॉबर्ट्स का है, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम को एक ठंडा पत्थर दिल राक्षस कहता है। वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए लोगों की जिंदगी जो है तबाह करते हैं। वी आर नॉट फ्री एजेंट्स, आवर ओनली बिजनेस इज टू सी द कंपनी अर्न्स एज मच प्रॉफिट एज इट सेफली कैन। ये किसने कहा? वैंकलिन इन ए स्ट्राइफ। वैंकलिन इन ए स्ट्राइफ। ये डायलॉग जो है वैंकलिन का है, जो एक बोर्ड मेंबर है। वो साफ कहता है कि वो सिर्फ प्रॉफिट मशीन का हिस्सा है। इंसानियत या जस्टिस उनकी प्रायोरिटी नहीं है। वॉर इज अ वॉर। ये लाइन कौन बोलता है? एंथोनी इन ए स्ट्राइफ। एंथोनी इन ए स्ट्राइफ में बोलता है वॉर इज अ वॉर। ये डायलॉग जो है एंथोनी का है, जो एक रिजिड ओल्ड जनरेशन कैपिटलिस्ट है। उसके लिए स्ट्राइक भी जंग जैसी होती है, जहां किसी तरह विन करना जरूरी है, चाहे ह्यूमन कॉस्ट कुछ भी हो। ठीक, which is Galsworthy's first great successful novel, The Man of Property 1906. ठीक, which is Galsworthy's first great successful novel, The Man of Property. द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 से ही गाल्सवर्दी को एज अ नोवेलिस्ट लिटरेरी पहचान मिली। ये फोर साइड सागा की शुरुआत थी और एक मटेरियलिस्टिक ब्रिटिश फैमिली की कड़वी सच्चाई दिखाता है। There can only be one master in a house where two men meet. The better man will rule. Who speaks this? Anthony in a strife. ठीक? There can only there can only be a one master in a house where two men meet. The better man will rule. Who speak this? Anthony in a strife. ये डायलॉग जो है फिर से एंथोनी का है, और वो अथॉरिटी और हायरार्की में विश्वास रखता है। उसके लिए घर या समाज जो है एक ही मालिक का होना चाहिए, और यही उसकी कैपिटलिस्ट सोच है। मास्टर्स आर अ मास्टर्स, मेन आर अ मेन। इल one demand and they will make it six. If I were in their place, I should be the same, but I'm not in their place. Who says these lines? Anthony in a strife.
ये डायलॉग एंथोनी का है। वो मानता है कि मजदूर इंसान है, अगर उन्हें एक कंसेशन मिला तो वे और मांगेंगे। वो खुद को उनकी जगह रखकर सोच सकता है, लेकिन फिर भी वो उनके पक्ष में खड़ा नहीं होता। यही कैपिटलिस्ट सोच की दोहरी मानसिकता होती है, डबल स्टैंडर्ड यही है। What seems just to one man, sir, is injustice to another. Who says this? Edgar in a strife. ठीक, what seems just to one man, sir, is injustice to another. Who says this? एडगर इन स्ट्राइफ। ये डायलॉग एडगर का है, जो यह बताता है कि जस्टिस कभी यूनिवर्सल नहीं होती। हर इंसान उसे अपने नजरिए से देखता है। जो मालिक को सही लगे वह मजदूर के लिए अन्याय भी हो सकता है। A woman dead and the two best men both broken. Who says this? Harness in a strife. A woman dead and the two best men both broken. Who says this? Harness in a strife. ये अंतिम दर्द भरी पंक्ति हार्नेस की है, जो स्ट्राइक के ट्रेजिक अंत को समराइज करती है। एक औरत की मौत, दो महान पुरुष एंथोनी और रॉबर्ट्स की हार, स्ट्राइफ के हार्ट ब्रेकिंग इम्पैक्ट की वो ये लाइन एक तरह से परफेक्टली दिखाती है। अ वुमन डेड एंड द टू बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन, which play of Galsworthy created a huge sensation, especially in a parliamentary and official circles. Justice Galsworthy का प्ले जस्टिस इतना पावरफुल था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट तक हिल गया। यह प्ले जुडिशियल क्रुएलिटी और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जैसे मुद्दों पर इतना स्ट्रांग था कि लीगल रिफॉर्म्स की डिमांड जो है उठने लगी। Key characters in a Justice: James Howe, Walter Howe, Robert Cookson, Weister, Cowley, Fladder, Ruth Hannibal। प्ले जस्टिस में ये सारे कैरेक्टर्स ब्रिटिश लीगल सिस्टम के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। फ्लैडर फ्लैडर जो है एक सेंट्रल विक्टिम है, जिसने सिर्फ लव के लिए फोर्जरी की। क्या की? फोर्जरी। रुथ हनीवेल उसकी प्रेमिका है। किसकी? फ्लैडर की, जो उसे बचाना चाहती है। और कुकसन रॉबर्ट कॉक्सन जो था, वो दयालु लेकिन सिस्टम बाउंड क्लर्क है। जेम्स वॉल्टर हाउ ऑफिस के मालिक हैं। वाइस्टर काउले जस्टिस सिस्टम के एक कोल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। यह प्ले जो है इमोशनल ट्रेजेडी प्लस लीगल सटायर का एक परफेक्ट मेल है। तो ठीक है दोस्तों, अभी इसका सेकंड पार्ट आएगा। तब तक के लिए आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।